नमस्कार। हम सब के साथ दो घटनाएं ज़रूर होती हैं। एक हम पैदा होते हैं और दूसरा हम मरते हैं। इन दो घटनाओं के बीच का जो इंटरवल है हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक, उस इंटरवल को हम लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं। तो आते हम अकेले हैं, जाते हम अकेले हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की जो चीज़ है जिसको लाइफ कहते हैं वो अकेले बड़ी ही दुखद होती है। अगर कोई ऐसी लाइफ जीता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना हो, अकेला उसको जीना पड़े, तो सचमुच लाइफ इनटॉलरेबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो ऐसी ही एक फीलिंग इस कविता में अभिव्यक्त की गई है, दिखाई गई है, द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेलकर्क। अलेक्जेंडर सेलकर्क एक स्कॉटिश सेलर था जिसको बदनसीबी से एक निर्जन द्वीप पर अकेले रहना पड़ा, और उस निर्जन द्वीप पर उसने क्या महसूस किया आपकी रूह को छू जाएगा, आपके दिल को मसोच जाएगा जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, और आप इससे इतना कनेक्टेड फील करेंगे, भले ही सिलेबस में ना हो। मेरे यहाँ सिलेबस में नहीं है, मेरे यहाँ किसी क्लास में नहीं है, मैंने आज से पहले इस पोएम को पढ़ा भी नहीं। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और पढ़ते ही मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई इस पोएम से कि तुरंत ही मैंने वीडियो बनाया, और आप भी कनेक्टेड फील करेंगे। देखिए, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। मोनार्क आप जानते हैं एब्सोल्यूट किंग होता है, एब्सोल्यूट रूलर होता है। आई एम मोनार्क, मैं राजा हूँ, ऑफ ऑल, हर उस चीज़ का, आई सर्वे, जो मैं देखता हूँ। यानी इस निर्जन द्वीप पर जहाँ अलेक्जेंडर सेलकर्क रह रहा है, तो वहाँ हर चीज़ उसी के कब्जे में, क्योंकि दूसरा कोई इंसान तो वहाँ है नहीं जो अपना दावा उस पर ठोके। तो मैं हर उस चीज़ का यहाँ राजा हूँ जो मैं देखता हूँ। माई राइट देयर इज़ नन टू डिस्प्यूट। माई राइट, मेरा हक, मेरा अधिकार, देयर, यहाँ पर, इज नन, देयर इज नन, यानी कोई नहीं है, टू डिस्प्यूट, जो उस पर डिस्प्यूट करे, जो उस पर झगड़ा करे, आर्ग्यू करे, तर्क करे, या फिर उसको क्लेम करे, या उसका विरोध करे कि भाई ये चीज़ तुम्हारी नहीं है ना, इतना हिस्सा इसमें मेरा है। कोई है ही नहीं यहाँ पर डिस्प्यूट करने वाला। फ्रॉम द सेंटर ऑल राउंड टू द सी, सेंटर से लेकर, बीच से लेकर, ऑल राउंड टू द सी, इस द्वीप के चारों ओर समंदर है, तो पूरा समंदर मेरा है, ये पूरा द्वीप मेरा है। तो यहाँ इस द्वीप के बीच से लेकर इसके चारों ओर के समंदर तक, आई एम लॉर्ड, मैं मालिक हूँ, ऑफ द फाउल एंड द ब्रूट। फाउल पक्षी होते हैं, एंड द ब्रूट माने जानवर होते हैं। तो यहाँ जितने भी जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, उन सब का मैं लॉर्ड हूँ, राजा हूँ, स्वामी हूँ, मालिक हूँ। इंसान तो है नहीं, है ना, जिन पर राज करे। तो यहाँ उसका राज किस पर चल रहा है? यहाँ के पक्षियों पर और यहाँ के जानवरों पर। देखिए, ये जो राइम कर रही हैं, सर्वे और सी, डिस्प्यूट, ब्रूट, कुछ इस तरीके से राइम कर रही हैं लाइंस। फिर आगे देखिए, ओह सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन दाई फेस। ओह सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड एकांत होता है। वेयर आर द चार्म्स, चार्म्स माने ब्यूटीज, क्वालिटीज, तुम्हारे वो अट्रैक्शंस, वो आकर्षण कहाँ हैं? दैट, जो कि सेजेस माने संतों ने, सेंट्स ने, हैव सीन, देखे हैं, इन दाई फेस, तुम्हारे चेहरे पर। आपने सुना होगा कि एकांत बड़ा सुकून देता है, एकांत बड़ी शांति देता है। अगर आपको तपस्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ काम करना है, तो एकांत सबसे ज़्यादा मुफीद होता है आपके लिए। स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है कि बेटा एकांत में पढ़ाई करो। तो जो सेजेस हैं, साधु हैं, वो अपनी तपस्या के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए एकांत ढूंढते हैं। तो वो खूबसूरती जो एकांत में सेजेस को दिखाई दी है, वो कहाँ है? तो ये यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? अपोस्ट्रॉफी कहते हैं इसको, जब डायरेक्टली बात की जाती है किसी नॉन लिविंग थिंग से। अब सॉलिट्यूड कोई इंसान तो है नहीं जिससे बात कर रहा है अलेक्जेंडर, तो सॉलिट्यूड एक नॉन लिविंग थिंग है, और उससे जब डायरेक्ट बात की जाती है तो जो फिगर ऑफ स्पीच होता है अपोस्ट्रॉफी होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। Better dwell in the midst of alarms than reign in this horrible place. तो बेहतर ये होगा, है ना,
बेटर माने बेहतर, ड्वेल माने रहना, इन द मिडस्ट माने बीच में, ऑफ अलार्म्स खतरे की घंटियाँ होती हैं जब कोई मुसीबत आ जाती है, युद्ध छिड़ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो अलार्म बजता है, खतरे की घंटी बजती है। तो बेहतर ये होगा कि उन खतरे की घंटियों के बीच में रहा जाए, देन बजाय रेन राज करने के, इन दिस हॉरेबल प्लेस, इस भयानक जगह में, ये एकांत जगह है, यहाँ कोई इंसान नहीं है, सुनसान जगह है, तो ऐसी जगह में राज करने से अच्छा है कि मैं खतरे की घंटियों के बीच रहूं। आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच, मैं आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच, ह्यूमैनिटी इंसानियत, रीच माने पहुंच, तो मैं इंसानियत की पहुंच से बाहर हूँ, यानी इंसानियत मुझ तक नहीं पहुंच सकती और मैं इंसानों तक नहीं पहुंच सकता। आई मस्ट फिनिश, मुझे ख़त्म करनी होगी, माई जर्नी, मेरी यात्रा, अलोन, अकेले। सोचिए कितना आप एक तो सोच इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपने ये कभी महसूस ही नहीं किया होगा। हम अपने रिश्तों की कद्र कभी नहीं कर पाते क्योंकि हमने जब, और तब तक नहीं कर पाते जब तक हम उन्हें खो नहीं देते। हमारे आसपास चार लोग रह रहे होते हैं तो हम उनसे नफ़रत करते हैं, हम उनसे लड़ाई करते हैं। अभी आज के अखबार में था कि एक बेटे ने अपने माँ बाप को मार डाला क्योंकि उसके भाई को थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिल गया था जायदाद में, और उसका इरादा अपने भाई, उसकी वाइफ और उसके बच्चों को भी मारने का था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसको धर लिया। तो क्या मतलब क्या अहमियत है इन रिश्तों के सामने उस जायदाद की जिनकी खातिर उसने माँ बाप को मार डाला। सोचिए माँ बाप कितना ज़्यादा करते हैं अपनी औलाद के लिए, और उसने एक बार को भी नहीं सोचा। अब सोचा इसलिए नहीं क्योंकि उसने खोया नहीं उससे पहले। अब जेल में बैठ के वो पछताएगा, हर पल उस पल को कोसेगा जब उसने ऐसा करने की सोची थी। खैर हम तो नहीं सोच पाते जब तक खो नहीं देते। चलिए इसको पढ़ते हैं कि आई मस्ट फिनिश माई जर्नी अलोन, नेवर हियर द स्वीट म्यूजिक ऑफ स्पीच, नेवर हियर, कभी नहीं सुनूंगा, द स्वीट मीठा म्यूजिक संगीत ऑफ स्पीच, बातचीत का, यानी इंसानों की जो बातचीत है, जो कन्वर्सेशन है ना, ह्यूमन स्पीच है, वो उसे स्वीट म्यूजिक लग रहा है क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत दिनों से उसने नहीं सुना है किसी को बात करते हुए। हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं यार चुप हो जाओ, क्यों बोल रहे हो, है ना, कान दुख गए, हमारे कान पक गए, क्यों बोल रहे हो इतना। लेकिन जब आपको इंसान की आवाज़ बहुत लंबे समय तक सुनाई ना दे तो आपके कान उसके लिए तरस जाते हैं, जैसे यहाँ अलेक्जेंडर के तरस रहे हैं। आई स्टार्ट, मैं चौंक जाता हूँ, एट द साउंड ऑफ माई ओन, अपनी खुद की आवाज़ को सुनकर, यानी मेरी खुद की जो स्पीच की साउंड है वो अगर मुझे सुनाई दे जाती है। वो कैसे सुनाई देती है, कभी कभी इको कर जाती है ना, आप कहीं निर्जन जगह में बोलते हैं तो वो साउंड इको कर जाती है, तो मैं चौंक जाता हूँ उसको सुनकर। द बीस्ट दैट रोम ओवर द प्लेन, द बीस्ट जानवर, दैट रोम जो घूमते हैं, ओवर द प्लेन इन मैदानों में, माई फॉर्म मेरी आकृति को, मेरी बॉडी को, मेरी जो ह्यूमन बॉडी है उसको, विद इनडिफरेंस उदासीनता से, सी देखते हैं, यानी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं यहाँ पर हूँ, और उनको जानवरों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसी उदासीनता से देखते हैं, अरे होगा कोई, है ना। दे आर सो अनएक्वेंटेड विद मैन, वो इतने अनएक्वेंटेड हैं, अनफेमिलियर हैं, अपरिचित हैं, विद मैन इंसान से। देयर टेमनेस, उनका पालतूपना, यानी जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों को फियर्स होना चाहिए, मेरे ऊपर टूट पड़ना चाहिए और मुझे विद क्यूरियोसिटी देखना चाहिए कि ये कौन सी प्रजाति यहाँ आ गई है, लेकिन वो तो बिल्कुल अनएक्वेंटेड है, इनडिफरेंस से रहते हैं, मतलब मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं देते, उदासीन है बिल्कुल मेरी तरफ, इग्नोर करते हैं मुझे। तो उनकी जो टेमनेस है, उनका जो पालतूपना है, इज शॉकिंग टू मी, मुझको झटका देता है ना, एकदम मुझे चौंका देता है कि देखो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे ऊपर टूट नहीं रहे, मेरे ऊपर अटैक भी नहीं कर रहे हैं, मुझे मार भी नहीं डाल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझको चौंकाती है, शॉकिंग है मेरे लिए।
नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव divinely bestowed upon man. Oh, had I the wings of a dove, how soon would I taste you again. Love, dove, man, again. ये राइम स्कीम है इसकी. सोसाइटी, समाज, फ्रेंडशिप, दोस्ती, एंड लव, और मोहब्बत, डिवाइनली माने दैवीय तरीके से, बेस्टोड माने दिए गए हैं, अपॉन मैन मनुष्य को. तो ईश्वर ने ये सारी चीज़ें इंसान को दी हैं. और देखिए हम इनका महत्व कभी नहीं समझते, है ना. हमें समाज से नफ़रत होती है, हमें फ्रेंडशिप हम करना ही नहीं चाहते लोगों से, दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाना ही नहीं चाहते, मोहब्बत का पैगाम हम देना ही नहीं चाहते. हम तो इंसानियत को जितने भागों में बांट सकते हैं उतने भागों में बांटने की कोशिश करते हैं. देश तो चलो अलग अलग हैं ही, फिर हम एक देश को कई धर्मों में बांटते हैं, फिर एक धर्म को कई जातियों में बांटते हैं, और फिर जाने के यहाँ कहाँ हम पार्ट्स करते रहते हैं. तो ये देखिए हमें ईश्वर ने दी हैं, हम उनकी वैल्यू को समझें, और फिर बाद में तो पछताने के अलावा कुछ रहता ही नहीं हमारे पास. सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव डिवाइनली बेस्टोड अपॉन मैन. ईश्वर ने अपने ब्लेसिंग्स के तौर पर, अपने आशीर्वाद के तौर पर हमें दिया है, उनको सौंपा है. ओह, अरे काश, हैड आई द विंग्स, मेरे पास पंख होते, ऑफ अ डव, एक फाख्ता के, कबूतर के पंख मुझे मिल जाते. हाउ सून वुड आई टेस्ट यू अगेन, कितनी जल्दी मैं उड़कर आता और तुम्हारा स्वाद चखता, है ना. सोसाइटी, फ्रेंडशिप, लव, ह्यूमन लव में तुम सबको, तुम्हारा सबका स्वाद चखता. काश मुझे कुछ देर के लिए पंख मिल जाते. कितना तरस रहा है वो, और हम उसका महत्व ही नहीं समझ रहे हैं. समझ लो बच्चों, अभी भी समझ लो. My sorrows I then might assuage in the ways of religion and truth, might learn from the wisdom of age and be cheered by the sallies of youth. My sorrows, मेरे गम, मेरे रंजो गम, दुख, I then, तब मैं, might assuage, माइट माने कर सकता था, एसवेज माने रिड्यूस करना, इंटेंसिटी कम करना. तो जो मेरे गहरे दुख हैं उनकी गहनता, उनकी इंटेंसिटी मैं रिड्यूस करता, कम कर पाता. इन द वेज ऑफ रिलीजन एंड ट्रुथ, यानी धर्म और सच्चाई के जो रास्ते हैं उन पर चलकर, है ना. धर्म और सच्चाई के रास्ते पर कौन चलता है. देखिए तो धर्म को भी लोगों ने एक हथियार बना लिया है दूसरों से नफ़रत करने का. यानी धर्म जो इसको कि सिर्फ मोहब्बत सिखानी चाहिए, ईश्वर से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, दुनिया की हर शय से मोहब्बत, उसको भी आज लोगों ने हथियार बना लिया नफ़रत का, दूसरों के मार डालने का, दूसरों को कत्ल कर देने का. तो देखिए मैं अपने दुखों को कम करता किस तरीके से, इन द वेज ऑफ रिलीजन एंड ट्रुथ, सत्य और धर्म के रास्तों पर चलकर. माइट लर्न, मैं सीखता, फ्रॉम द विजडम ऑफ एज. एज हर युग की एक विजडम होती है ना. वैसे हम कल युग में रह रहे हैं लेकिन इसकी भी अपनी एक विजडम है. हर युग में नया ज्ञान होता है, कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं, कुछ नए एक्सप्लोरेशंस होते हैं. तो हर युग में एक नया ज्ञान मिलता है, एक नई बुद्धिमानी मिलती है, नई विजडम मिलती है. तो मैं अपने युग की बुद्धिमानी से सीखता, एंड बी चीयर्ड, और खुश होता, बाय द सलाइज ऑफ यूथ. युवावस्था में आप शैतानियाँ करते हैं ना, बदमाशियाँ करते हैं, सभी लोग करते हैं. तो वो सलाइज ऑफ यूथ कहलाती हैं, युवावस्था की शैतानियाँ. तो मैं भी खुश होता. सारे जो टीनेजर्स होते हैं बदमाशियाँ करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, पीछे पीछे बैठ के मैडम की फ़ोटो बनाते हैं और ऐसी ऐसी हास्यास्पद फ़ोटो बनाते हैं कि मैडम को देख के हंसी आ जाए. तो और जाने क्या क्या शैतानियाँ करते हैं पीछे पीछे. तो मैं भी वो सारी शैतानियाँ करता और उनसे खुश होता. युवावस्था की जो बदमाशियाँ हैं उनसे मैं खुश होता. काश मुझे बस पंख मिल जाते फाख्ता के, थोड़ी देर के लिए.
Ye winds that have made me your sport, convey to this desolate shore some cordial endearing report of a land I shall visit no more. देखिए फिर से, स्पोर्ट, रिपोर्ट, शोर, मोर. तो ये विंड्स, ये माने तुम, विंड्स हवाओं, ए हवाओं. यहाँ पे देखिए फिर से जो फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी है, डायरेक्ट बात कर रहा है हवाओं से. ए हवाओं, दैट हैव मेड मी योर स्पोर्ट, तुमने मुझे अपना खेल बना लिया है. कभी इधर से हवा एक थपेड़ा लगा के जाती है, कभी उधर से आती है एक थपेड़ा लगा जाती है. तो तुम लोगों ने मुझे अपना स्पोर्ट बना लिया है, अपना खिलौना बना लिया है, मेरे साथ खेल रही हो तुम. ए हवाओं, खेल रही हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना काम तो करो. कन्वे माने लेकर आओ, टू दिस डेजोलेट शोर, डेजोलेट माने एकाकी, है ना, निर्जन. तो लोनली आप कह सकते हैं. शोर माने किनारा, ये जो अकेला एकाकी किनारा है जहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा है, तो इतना काम तो कर दो कि यहाँ लेकर आ जाओ. कन्वे टू दिस डेजोलेट शोर, क्या लेकर आ जाओ? सम कॉर्डियल एंडियरिंग रिपोर्ट. सम कोई, कॉर्डियल, कॉर्डियल होती है दिल से निकली हुई, दिली, हृदय से निकली हुई, हार्दिक. एंडियरिंग माने मोहब्बत से भरी हुई, प्यार से भरी हुई. रिपोर्ट माने एक संदेश, एक कोई पैगाम, कहीं दिल से निकला हुआ मोहब्बत भरा पैगाम लेकर आ जाओ ना. तुम तो जाती हो ना, हवाएं तो कहीं भी जाती हैं, दूर देश जाती हैं, वहाँ से आती हैं, तो तुम तो चारों तरफ जाती हो ना, तो लेकर आओ ना एक पैगाम मोहब्बत से भरा हुआ, किसी दिल से निकला हुआ. ऑफ अ लैंड, एक ऐसी जगह से, एक ऐसी ज़मीन से, आई शैल विजिट नो मोर, जिसको मैं कभी नहीं मिल पाऊँगा, जिस ज़मीन को, जिस सरजमी को मैं कभी नहीं देख पाऊँगा, उसका एक मोहब्बत भरा पैगाम तो ज़रा लेकर आओ मेरे लिए. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, डू दे नाउ एंड देन सेंड. नाउ एंड देन माने कभी कभार, क्या वो कभी कभार भेजते हैं? अ विश, एक दुआ, और अ थॉट, या एक ख्याल, आफ्टर मी, मेरे पीछे. यानी क्या मेरे दोस्तों को, मेरे अजीज़ों को कभी मेरा ख्याल आता है? क्या वो कभी मेरे लिए दुआएं करते हैं? क्या वो कभी मुझे याद करते हैं? ओ टेल मी, अरे मुझे बताओ. आई येट हैव अ फ्रेंड, बताओ कि अभी भी मेरे कुछ दोस्त हैं. लाकर मुझे सुनाओ उनका पैगाम, मुझे आकर बताओ कि अभी भी मेरे पास कुछ दोस्त हैं. दो, हालांकि, अ फ्रेंड, एक दोस्त, आई एम नेवर टू सी, मैं अपनी ये जीते जी कभी ना देख पाऊँगा. अपनी ज़िंदगी में मैं एक दोस्त कभी नहीं देख पाऊँगा, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि मेरा अभी भी कोई दोस्त है इस जहाँ में. नेक्स्ट स्टेंजा देखिए. हाउ फ्लीट इज अ ग्लांस ऑफ द माइंड कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ इट्स फ्लाइट. The tempest itself lags behind, and the swift-winged arrows of light. हाउ फ्लीट, फ्लीट माने फास्ट मूविंग. वैसे फ्लीट माने एक ग्रुप ऑफ शिप्स होता है, जहाजी बेड़े को भी फ्लीट बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो वाला मीनिंग नहीं है फ्लीट का. यहाँ फ्लीट का मतलब है स्विफ्ट मूविंग, फास्ट मूविंग. तो कितना तेज गति है. ऑफ अ ग्लांस ऑफ द माइंड, यानी जो नज़र की, जो दिमाग की नज़र है, दिमाग कितनी जल्दी, मतलब हज़ारों मील दूर यात्रा करके पहुंच जाता है ना. अभी अभी मैं अपने गांव के बारे में सोचती हूँ और मैं तुरंत अपने गांव में होती हूँ. मथुरा से बिल्कुल, मतलब मेरा शरीर मथुरा में होता है और मेरी सोल मेरे गांव में होती है. तो हाउ फ्लीट इज़ अ ग्लांस ऑफ द माइंड, जो दिमाग की नज़र है वो कितनी तेज है, कितनी स्विफ्ट है, कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ इट्स फ्लाइट. कंपेयर्ड मतलब अगर हम तुलना करें विद द स्पीड, मतलब गति से, ऑफ इट्स फ्लाइट, इसकी उड़ान की.
यानी जो फिज़िकली हम कहीं जा सकते हैं उसकी स्पीड और हमारे दिमाग की स्पीड, हमारी इमेजिनेशन की जो स्पीड है, तो इमेजिनेशन और जो हमारी फिज़िकल एग्जिस्टेंस है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम चलकर, दौड़कर, बाइक से या फिर कार से या इवन फ्लाइट से, हवाई जहाज़ से, स्पेसशिप से भी इतनी तेज़ नहीं जा सकते जितना दिमाग की गति होती है, इमेजिनेशन की स्पीड होती है। तो जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, उसकी स्पीड की तुलना में जो दिमाग की स्पीड है वो कितनी फास्ट है। द टेम्पेस्ट इटसेल्फ लैग्स बिहाइंड। टेम्पेस्ट, तूफान, तूफान की गति बहुत तेज़ होती है, हवाएं चलती हैं, हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। टेम्पेस्ट आता है, तूफान आता है, तो उसकी गति भी लैग्स बिहाइंड माने पीछे रह जाती है। हमारे दिमाग की, हमारी इमेजिनेशन की जो स्पीड है उससे तूफान भी हार जाता है, पीछे रह जाता है। एंड द स्विफ्ट विंग्ड एरोज ऑफ लाइट। स्विफ्ट विंग, तेज परों वाले एरोज, तीर, ऑफ लाइट, रोशनी के, जो प्रकाश है उसकी गति बहुत तेज होती है। यानी सूरज से धरती तक आने में मतलब करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज, युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो वहाँ से सिर्फ 8 मिनट में लाइट आ जाती है। लेकिन वो गति भी धीमी है हमारे दिमाग की गति के सामने। When I think of my own native land, जब कभी भी I think, मैं सोचता हूँ, मैं ख्यालों में लाता हूँ my own native land, अपने वतन को, अपने जहाँ पैदाइश मेरी हुई थी उस ज़मीन को, उस सरजमी को जब मैं ख्यालों में लाता हूँ, in a moment, एक ही पल में, पलक झपकते ही आई सीम टू बी देयर, मैं वहाँ पहुँच गया होता हूँ, ऐसा लगता है मैं वहीं पहुँच गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक पल में अपने गांव पहुँच जाती हूँ जब कभी भी सोचती हूँ उसके बारे में। तो यहाँ भी अलेक्जेंडर अपने वतन पहुँच जाता है जैसे ही ख्यालों में अपने वतन को लाता है। बट अलास, लेकिन हाय किस्मत, रिकलेक्शन होता है रिमाइंडर, मतलब जो हमारे याद करने की ताकत है वो भी इतनी ज़्यादा ताकतवर है, एट हैंड, वो पास में ही खड़ी होती है, तैयार खड़ी होती है नहीं। एक पल को जैसे ही हम अपने इस वतन पहुंचते हैं, अपने जन्म स्थान पर पहुंचते हैं, तो रिकलेक्शन जो है वो एट हैंड होता है। एट हैंड माने नियर, करीब होता है। और सून हरीज मी बैक, हरीज माने तेजी से, खींच कर मुझे जल्दी ही ले आता है, बैक माने वापस, टू डेस्पेयर, यहाँ की निराशा में वापस मुझे यहीं ले आता है। और यहाँ जहाँ कि मैं इस आइलैंड पर हूँ अकेला और निराश हूँ, वहीं मुझे वापस खींच लाता है। कौन? रिकलेक्शन। हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बनेगा, तो हर लाइन और हर वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपने जहन में रखिएगा, ख्याल में रखिएगा। और ये आखिरी है स्टेंजा जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। बट द सी फाउल इज गॉन टू हर नेस्ट, बट लेकिन द सी फाउल, जो समंदर के पक्षी हैं, इज गॉन, चले गए हैं, टू हर नेस्ट, अपने मतलब उन्होंने सिंगुलर बोला है, सी फाउल का मतलब यहाँ सारे पक्षी है। वैसे जैसे हम कहते हैं ना मैन इज़ मॉर्टल, तो वहाँ MAN मैन लगाते हैं कि मनुष्य नश्वर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही मनुष्य नश्वर है, सभी मनुष्य नश्वर हैं। तो इसी तरीके से यहाँ सी फाउल का मतलब सारे समुद्र के जितने भी पक्षी हैं वो अपने घोंसलों में सोने चले गए हैं। बट द सी फाउल इज गॉन टू हर नेस्ट, द बीस्ट इज लेड डाउन इन हर लेयर। तो बीस्ट जानवर, अब यहाँ एक बीस्ट बोला है, लेकिन इसका मतलब यहाँ ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे जानवरों को, इसका मतलब सारे जानवर जो हैं इस आइलैंड के, इज लेड डाउन, वो जाकर लेट गए हैं, इन हिज लेयर, अपनी मांद में, अपनी गुफाओं में जाकर सोने चले गए हैं, आराम करने चले गए हैं। इवन हियर, यहाँ पर भी, इज़ अ सीजन ऑफ रेस्ट, आराम का एक मौसम है। जिसे कभी कभी
हाइबरनेशन में चले जाते हैं ना कुछ जानवर, तो उनका अपना मौसम होता है। हर किसी का जो जीवधारी हैं, जितने भी क्रीचर्स हैं इस संसार में, इस कायनात में, उनके सबके अपने सीज़न ऑफ रेस्ट होते हैं, अपना अपना आराम करने का तरीका होता है। तो यहाँ भी एक मौसम है आराम का। एंड आई टू माई केबिन रिपेयर, तो मैं भी अपने केबिन में, यानी इस द्वीप पर रह रहा है, तो यहाँ उसने अपने लिए एक गुफा बना ली है, तो मैं भी अपनी गुफा में रिपेयर माने जा रहा हूँ, रिटायर, यानी अब मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। देयर्स मर्सी इन एवरी प्लेस, हर जगह में मर्सी होती है, दया होती है, यानी हर जगह ऐसी है जहाँ आपके लिए उम्मीद बाकी होती है कि भविष्य में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। ईश्वर की दया हमें हर जगह मिलती है। तो देयर इज़ मर्सी इन एवरी प्लेस। एंड मर्सी, और ये जो दया है, एनकरेजिंग थॉट, ये एक प्रोत्साहित करने वाला ख्याल है, यानी हमको एक उम्मीद बंधा देता है, वरना तो हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। तो ये हमें जीने का एक संबल देता है, एक सपोर्ट देता है, एक जज्बा देता है हमको। एनकरेजिंग थॉट हमको प्रोत्साहित करता है ये ख्याल कि ईश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। गिव्स, ये देता है, इवन यहाँ तक के एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन माने मिजरीज, प्रॉब्लम्स, जो कष्ट हैं हमारे, परेशानियां हैं, जो हमारे रंजो गम हैं, उनको भी क्या देता है, अ ग्रेस माने ब्यूटी, उनको भी खूबसूरत बना देता है। जो हमारी परेशानियां हैं उनको भी, जो मर्सी नाम की चीज़ है, जो ख्याल है कि ईश्वर की दया हमारे ऊपर है, ये परेशानियों को भी खूबसूरत बना देता है, बर्दाश्त के काबिल बना देता है। एंड रिकनसाइल्स मैन टू हिज लॉट, एंड रिकनसाइल माने होता है समझौता करना। मैन मनुष्य का, टू हिज लॉट अपने भाग्य से, अपने नसीब से, और मनुष्य का अपने भाग्य से समझौता कर देता है, यानी इंसान अपने नसीब से समझौता कर लेता है कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो मनुष्य अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे मालूम है ईश्वर उस पर दया करेगा। तो ये थी पोएम, बहुत खूबसूरत थी और आपको एक सबक भी सिखा कर गई, और मुझे उम्मीद है इसका सबक आप नहीं भूलेंगे। आप कद्र करेंगे इंसानी रिश्तों की। जो भी इंसान है आपके सामने, उसको देखिए उसमें क्या खूबियाँ हैं। हर इंसान बेसिकली अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, बेसिकली इंसान अच्छा है ना। दो तरीके के ख्याल हैं कि इंसान मूलतः ख़राब है और इंसान मूलतः अच्छा है। तो आप पॉजिटिव रखिए अपनी सोच और ये मानकर चलिए कि मनुष्य मूलतः अच्छा है ना, इंसान बेसिकली अच्छा है। तो आप भी खुश रहेंगे और दुनिया में रिश्ते आपके लिए अच्छे प्रूव होंगे। चलिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।